नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम द्विवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। अक्सर आपने इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन बार बार सुना होगा, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है। दोस्तों, आज ये सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा क्लियर डिस्कशन करूंगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ क्या है और सबसे बड़ी बात ये क्यों बनाया गया और इसे किसने बनाया। तो वीडियो को टिल एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। जैसा कि आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा पहला वर्ल्ड वॉर था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। बहुत सारी कंट्रीज अलाइन एनिमीज इसके अंदर जुड़ी। अब यूएसए तो उसमें होगा ही होगा, क्योंकि देखो यूएसए तो हर जगह टांग अड़ाता ही है। तो वर्ल्ड वॉर वन के अंदर क्या हुआ कि हर इकोनॉमी के आपस में क्या हो गए, ट्रेड बैरियर्स हो गए, जिनकी वजह से वॉर छिड़नी शुरू हो गई। और ये वॉर पूरे 4 साल चला। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन चला। जैसी वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ तो अमेरिका वालों ने कहा कि भाई ऐसा है कि इस वजह से हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, अब हम किसी से कोई ट्रेड रिलेशन नहीं करना चाहते। तो अमेरिका में ये एक एक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्मूथ हॉफले एक्ट 1930। जब ये एक्ट लॉन्च किया गया तो इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि अमेरिका वाले अगर किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करेंगे तो उन्हें हाई रेट से इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अमेरिकन क्या चाहते थे कि हम इंपोर्ट कम से कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी इस फर्स्ट वर्ल्ड वन की वजह से। अब आप जानते हो अमेरिका जो भी काम करती है बाकी जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो उनको फॉलो अप करती है। तो हर कंट्री ने भी कुछ ऐसे ही सिमिलर एक्ट बनाए जिसके थ्रू उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। अल्टीमेटली इंपोर्ट पर वो क्या करना चाह रहे थे, रेस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे थे। तो एक बात सोचो, हर कंट्री अगर इंपोर्ट पे बैन लगा देगी तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे? हम जो सोच रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, क्या एक्सपोर्ट हो पाएगा? द आंसर इज़ नो, नहीं हो पाएगा। तो इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई और इसी को बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये फर्स्ट फोटो ली गई थी जब यूएसए के अंदर क्या आया था, ग्लोबल डिप्रेशन आया था। और कोई भी चीज़ अगर इकोनॉमी में यूएसए को इम्पैक्ट डालेगी तो समझ जाओ उसकी वजह से बाकी सभी इकोनॉमी को भी नेगेटिविटी झेलनी पड़ेगी। मतलब यूएसए में अगर कोई चीज़ हो गई ना तो समझो इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में पड़ेगा। तो जब अमेरिका में द ईयर ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन आया तो भाई साहब इसकी वजह से आर्थिक मंदी छा गई। यूएसए की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो डाउनफॉल में आ गई और उनसे जुड़े हुए बाकी जो कंट्रीज थी उनमें भी जो है ट्रेड रिलेशन क्या हो गए, पूरी तरह से खराब हो गए। तो सन 1930 को कहा जाता है द ईयर ऑफ ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, अब क्या हुआ, इस ग्रेट डिप्रेशन से उबरने के लिए यूएस ने एक बॉडी बनाई। उस बॉडी का नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, जैसा आप जानते हो कि हमारे इकोनॉमी में कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं जो कस्टमर से डील करती हैं। फिर कॉमर्शियल बैंक का भी बाप कौन होता है? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक का भी बाप जो होता है उसका नाम है BIS। आपको ये आज नई बात जानने को मिली होगी कि BIS क्या होता है। ये सेंट्रल बैंक का भी बाप होता है। यानी हर कंट्री की जैसे सेंट्रल बैंक होती है, ये सभी कंट्रियों की सेंट्रल बैंक को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और इस बॉडी को बनाया गया था सन 1930 के अंदर। ठीक है, वैसे ये बनाई गई थी 28 मई 1930 के अंदर। ठीक है, जिसका नाम है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया। द ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए इस बैंक को गठन किया गया, क्योंकि कई सारी सेंट्रल बैंक फेल हो रही थी उन दिनों पर, उस डिप्रेशन को झेल नहीं पा रही थी। तो वही देखो रेड लाइन से लिखा हुआ है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज द ओल्डेस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सबसे पुरानी बैंक है जो सन 1930 में बनाई गई थी। अब क्या हुआ, ये बैंक जैसी बनी हमने सोचा कि इस बैंक से भाई इकॉनमी जो है वो सुधर जाएगी, लेकिन जब तक हम ये सोच पाते हैं तब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर तो भाई हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उभर नहीं पाए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिससे इकॉनमी अब पहले से भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई। अब जो BIS हमने बनाया था उसके हिसाब से अब इकॉनमी को सुधार पाना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका था। तो अब ऐसे में ज़रूरत थी एक नया प्लान बनाने की। लेकिन तभी क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उन्होंने न्यूक्लियर बम पावर प्लांट कर दिया। अब न्यूक्लियर बम की शुरुआत जो है सबसे पहले यूएस ने की थी और उन्होंने इसका डेमो कहाँ पर किया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में। 6 अगस्त और 9 अगस्त, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त पे नागासाकी पर इन्होंने न्यूक्लियर बम किया। अब इससे जापान जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में 10 अगस्त
1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया अपने आप को और कहा कि हम सरेंडर हार मानते हैं। और आप जानते हो इसी रीज़न से जापान की इकॉनमी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी ने कई सारे लोगों की डेथ कर दी। आप देख सकते हैं कि इस बम ब्लास्ट में 1,29,000 और 2,26,000 पीपल्स क्या हो गए जिनकी डेथ हो गई, और जो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो गए, घायल भी हो गए। तो ऐसे में जापान ने जब सरेंडर किया तो दोस्तों आज भी जापान के अंदर जो आर्मी है ना वो यूएस के द्वारा डिप्लॉय की गई है। यूएस के जो आर्मी है वो जापानीज़ को क्या करती है, हेल्प करती है। जापानीज़ की अपनी कोई आर्मी नहीं है क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी। तो जब अमेरिका ने ऐसा किया तो बाकी जब गल्फ कंट्रीज थी उन्होंने अमेरिका के ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि तुमने ये करके बहुत गलत काम किया। तो अमेरिका ने कहा कि अब क्योंकि ये गलती हमने की है हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं, तो अब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जापान को हम सुधारेंगे, उसमें जो आर्मी है वो हम अपनी डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हुआ कि बात इतने से नहीं बनी। तो क्या हुआ, अमेरिका में यानी यूएस में एक ब्रिटन वुड नाम का एक शहर है, ठीक है, और उसमें हेमिस्फेयर नाम के एक होटल में एक मीटिंग बुलाई गई। ये मैं बात कर रहा हूँ सन 1944 की, 1944 में। तो जब ये मीटिंग बुलाई गई तो इसमें बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को बुलाया गया और इकोनॉमिस्ट से पूछा गया कि देखो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई सारी इकॉनमी डिस्ट्रॉय हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो और ज़्यादा हो गई, ऊपर से यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी भी बम ब्लास्ट कर दिए। तो अब ऐसे में इकॉनमी को दोबारा से कैसे पटरियों पर लेकर आए, क्योंकि इससे कई सारी इकॉनमी ग्रसित हुई। तो यूएस के जो प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम था हेनरी डेक्स्टर वाइट, और यूके के जेएम केनीज, आपने इनका तो नाम कई बार सुना होगा अपनी इकोनॉमिक्स में। तो ये दोनों प्रोफेसर, वैसे और भी प्रोफेसर थे लेकिन उनके जो हेड प्रोफेसर थे वो ये दोनों थे, डेक्स्टर वाइट और जेएम केनीज। इन्होंने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ये जो जॉइंट प्लान बनाया इसके तहत इन्होंने दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। लेकिन पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि जिस टाइम पर ये मीटिंग हो रही थी वो कहाँ हो रही थी, पहले बताओ कहाँ हो रही थी, यूएस में हो रही थी। यूएस में भी कहाँ पर हो रही थी, ब्रिटन वुड नाम की सिटी में हो रही थी। और ब्रिटन वुड के नाम की जो सिटी थी उसमें कौन सा होटल, हेमिस्फेयर होटल में ये हो रही थी। और उस टाइम पर 44 कंट्रियाँ शामिल थी। उस टाइम जब मीटिंग हो रही थी तो 44 कंट्रियाँ इसमें शामिल थी। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि हमारी इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, यानी जब ये चीज़ें बनाई जा रही थी यानी उन 44 कंट्रियों में हमारी इंडिया भी शामिल थी। लेकिन आपने देखा ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, देखो जो येलो कलर से हेडलाइन की हुई है इसमें क्या लिखा हुआ है, 44 नेशन दैट मीट फ्रॉम 1 जुलाई टू 22 जुलाई 1944। ये मीटिंग 22 दिन तक चली, 1 जुलाई से 22 जुलाई तक ये मीटिंग चली। और यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ब्रिटिश इंडिया वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सच मीटिंग। अब आप कहोगे सर ब्रिटिश इंडिया क्यों लिखा आपने, क्योंकि सन 1944 में अंग्रेज हम पे रूल कर रहे थे तो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव गए थे भारत के बन के, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा। तो इन दोनों बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने, डेक्स्टर वाइट ने और जेएम केनीज ने जॉइंट प्लान बनाया और उस जॉइंट प्लान के तहत इन्होंने दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसका नाम है IMF और IBRD। IBRD को ही हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, लेकिन आप लोग नहीं बोलोगे क्योंकि IBRD में जब हम IDA जोड़ देते हैं, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तब जाके वो बनता है वर्ल्ड बैंक। तो यही लिखा हुआ है कि डेक्स्टर वाइट और जेएम केनीज ने दोनों ने जॉइंट प्लान बनाया और जुलाई 1945 में इन्होंने ब्रिटेन वुड में एक एग्रीमेंट के तहत इन दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जिसका नाम है IMF। आप IMF का लोगो देख सकते हैं और दूसरा है IBRD जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं अगर उसमें IDA को जोड़ दें, ठीक है। चलिए, अब जब हमने इनका गठन किया तो इनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। IMF को बोला गया कि भाई देखो ऐसा है कि जितनी भी इकॉनमी वर्ल्ड वॉर की वजह से ग्रसित हुई हैं और उनका जो BOP है वो नेगेटिव में चला गया। आपने BOP का चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। BOP क्या होता है कि एक साल में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे बोलते हैं BOP। BOP के 3 बैलेंस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्विलिब्रियम। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया और नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया। अब अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें फर्दर बाहर की कंट्री से लोन लेना पड़ता है ताकि हम अपने उस BOP के नेगेटिव को क्या कर सकें, इक्विलिब्रियम कर सकें। तो ये लोन कौन देता है, ये लोन देने का काम होता है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि IMF का मेनली काम क्या होता है कि जितनी भी इकॉनमी का BOP नेगेटिव में आया है उनको बैलेंस करने के लिए ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है। कौन, IMF। तो वही लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1945 एंड इज बेस्ड ऑन वाशिंगटन DC। इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन DC जो कि USA में है, वहाँ पर स्थित है। और इसमें कुल 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं। दोस्तों हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ हैं
जिसमें से 189 कंट्रीज़ की क्या है, मेंबर है। और ये सबसे नीचे देखो इसके फंक्शंस को देखो, आईएमएफ का क्या फंक्शन होता है, ओवरसीइंग द इकोनॉमिक ऑफ मेंबर कंट्री, इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ है उनकी इकॉनमी पर नज़र रखना। लैंडिंग टू कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू, अगर किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। हेल्पिंग मेंबर कंट्रीज मॉडर्नाइजेशन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये अपनी मेंबर कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी में मॉडर्नाइज करने में हेल्प करेंगी। फिजिकल पॉलिसी में हेल्प करेंगी, मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी में हेल्प करेंगी, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का सुपरविजन करेंगी। तो बेसिकली आपने ये देखा कि जो आईएमएफ का मेन काम है वो क्या है कि अगर बीओपी नेगेटिव में आ जाता है तो आप कल को आईएमएफ से लोन ले सकते हो अगर आप उसके मेंबर हो तो। अब आप कहोगे क्या सर इंडिया हमारी आईएमएफ की मेंबर है, तो मैंने आपको तो पहले ही बता दिया, इंडिया तो फाउंडिंग मेंबर है, मेंबर नहीं बल्कि वो तो फाउंडिंग मेंबर है, जब बनाई जाती थी तभी वो उसकी मेंबर बन गई थी, ठीक है। अब इसी तरीके से आईबीआरडी, दोस्तों कई लोग ना आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना। आईबीआरडी में अगर हम आईडीए को जोड़ दें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तब बनती है जाके वर्ल्ड बैंक, ठीक है। लेकिन अपनी कॉमन लेमैन लैंग्वेज में आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक बोल दिया जाता है। तो वही लिखा हुआ है, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्रिएटेड इन 1944 एंड हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। अब आप कहोगे सर दोनों के हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में क्यों है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ब्रिटेन वुड की मीटिंग में दोनों को एक साथ बनाया गया, तो दोनों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो भी एक जगह अवेलेबल है। और जानते हो इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को ब्रिटेन वुड का ट्विंस बोला जाता है। ट्विंस मतलब जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, तो दोनों एक साथ पैदा हुए थे। तो इसमें भी कितनी मेंबर कंट्रीज़ है, 189 मेंबर कंट्रीज़ है। अब ऑब्वियस सी बात है जो आईबीआरडी का मेंबर होगा वो वर्ल्ड बैंक मतलब सॉरी आईएमएफ का भी मेंबर हो गई होगा, इसलिए दोनों में देखो 189 मेंबर्स ही हैं। और इनका काम क्या है, देखो साफ साफ लिखा है, दैट इज़ द लीडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर ग्रुप। आईबीआरडी ऑफर लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द इनिशियली मिशन ऑफ आईबीआरडी इन 1944 वॉज टू फाइनेंस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन नेशन डिवास्टिकेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। अब आईबीआरडी का काम क्या होता है वो सुनो। देखो आपने आईएमएफ का तो सुन लिया, आईएमएफ का काम क्या होता है, जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होगा उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन आईबीआरडी का काम होता है कि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो इससे इकोनॉमी के रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, इकोनॉमी में फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आती है, तो उसको दोबारा से पटरियों पर लाने के लिए लॉन्ग टर्म का जो लोन देती है दैट इज़ आईबीआरडी। तो यानी आपने ये बात सीखी कि आईएमएफ का काम होता है बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाना, और आईबीआरडी का काम होता है जब वर्ल्ड वॉर होता है या किसी भी कंट्री के बीच में वॉर होता है तो इससे इकॉनमी जो डिवास्टिकेटेड मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, जो उसके रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो गए उनकी भरपाई करने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म के लोन प्रोवाइड करवाना, ये किसका काम होता है, आईबीआरडी का काम होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेन फंक्शन ऑफ आईबीआरडी क्या है, टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू मेंबर कंट्रीज फॉर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये अपनी सभी की सभी मेंबर कंट्रीज को क्या देता है, लॉन्ग टर्म के लोन देता है। नंबर 2, टू induce long-term capital investment for assuring BOP equilibrium and balanced development of international trade। और ये क्या करता है, BOP के इक्विलिब्रियम के लिए भी पैसा देता है, किसको, IMF को कभी कभी दे देता है, और बैंक को ग्रांट करता है। अब ये पता है क्या लिखा हुआ है, बैंक कैन ग्रांट लोन टू मेंबर कंट्रीज अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर पेड अप कैपिटल। अब जैसे जितनी मेंबर कंट्रीज हैं इन्होंने जितनी कैपिटल इसमें लगाई है उसका 20% तक इनको लोन आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारी इंडिया ने सन 1991 में, आपको याद होगा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी आई थी 1991 में, एलपीजी वाली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें आईएमएफ से भी लोन लिया था और आईबीआरडी से भी लोन लिया था, जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। लेकिन आप लोग मत बोलना, तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर वर्ल्ड बैंक दोनों को मिला के क्यों बोलते हैं। देखो आईबीआरडी जो होता है ना ये बड़ी बड़ी नेशंस के ऊपर ध्यान देता है, लेकिन जो गरीब नेशंस होती हैं जिनमें ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए एक अलग अथॉरिटी बना दी गई जिसका नाम है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अगर हम जो बड़ी बड़ी इकॉनमी को संभालते हैं वो है आईबीआरडी, और छोटी छोटी इकॉनमी को संभालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आईडीए। दोनों को जोड़ते तो बन जाते हैं वर्ल्ड बैंक, बट इनिशियली कॉमन मैन क्या बोलते हैं, आईबीआरडी ही क्या है, वर्ल्ड बैंक, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं बोलोगे। तो यहाँ पर आपको बात समझ आई। तो दोस्तों ये था आपका पूरा ओवरऑल कंसेप्ट कि आईबीआरडी और आईएमएफ क्या होता है। तो आई होप कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी और आपको समझ आ गया हो कि आईबीआरडी क्यों बनाएगी और आईएमएफ क्यों बनाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से हम अपनी बाकी भी क्लासेस या वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर अलग अलग केस स्टडीज़ लेकर आते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और धमाकेदार केस स्टडी के साथ में। तो चलिए आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।